आपने बड़ी नाइस इंट्रोडक्शन दी है मेरी। ऑनरेबल चेयरपर्सन ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर गंगवार जी, ऑनरेबल गौरिया जी, द चीफ लाइब्रेरियन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। मैं बाकी फैकल्टी के नाम शायद नहीं अच्छे से याद कर पा रहा हूँ, अभी अभी मिले हैं। तो अदर फैकल्टी मेम्बर्स ऑन एंड ऑफ द डायस एंड माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड अदर गेस्ट्स। शायद हिंदी में ही बात होगी, हिंदी डिपार्टमेंट ही है। तो मैं जैसे सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा गंगवार साहब का और आपके डिपार्टमेंट के फैकल्टी का कि मुझे यहाँ पे बुलाया इस ख़ास प्रोग्राम में, स्पेशल लेक्चर में। मैं किसी और कॉन्फिडेंशियल काम से आया था एक्चुअली यूनिवर्सिटी में, और वो काम हो चुका है। तो उसके बाद कल गंगवार साहब से मेरी मुलाकात हुई, तो इनसे हमारी चर्चा हुई। तो मैंने बताया मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी पब्लिश करी है, ज़ख्म अभी ताज़ा हैं। तो इसके नाते मेरा थोड़ा सा मैंने गुस्ताखी करी है, हिंदी साहित्य में भी दखल दे दिया है। हालांकि मैं इतिहास का आदमी हूँ, हिंदी के बारे में, हिंदी की गहराइयों के बारे में शायद उतनी समझ नहीं होगी मेरी, तो इसलिए मैं इसको गुस्ताखी कहूँगा। लेकिन हाँ, जो आत्मकथाएँ होती हैं ये तो सभी लोग लिखते रहे हैं, और आत्मकथाएँ जो होती हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लिटरेचर का, है ना। आप लोग अपने सिलेबस में भी पढ़ते रहे होंगे। तो इसलिए कोई भी आदमी जब ऑटोबायोग्राफी लिखता है तो वो हिंदी का भी या साहित्य का भी एक विषय बन जाता है। आज जो फिर हमारी जो चर्चा हुई प्रोफेसर गंगवार से, तो उसके बाद फिर इन्होंने ये विषय तय किया जो टॉपिक आपके सामने है। यहाँ पे लिखा है टॉपिक ये रहा, स्व अनुभूति एवं सह अनुभूति दलित आत्मकथा जख्म अभी ताज़ा है का विशेष संदर्भ। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है शायद आप तो समझ ही गए होंगे। इसमें दो शब्द जो यूज किए हैं हमने, स्व अनुभूति। स्व अनुभूति का मतलब होता है सेल्फ एक्सपीरियंस, जो आदमी खुद अपने अनुभव से कोई चीज़ सीखता है। दूसरा है सह अनुभूति। सह अनुभूति के लिए इंग्लिश में एक शब्द है एम्पैथी, शायद मैं गलत नहीं हूँ तो। एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है अपने आप को दूसरे की जगह रख के देखना, है ना। सिंपैथी अलग चीज़ है। तो जो साहित्य का आदमी है, जैसे आप सब लोग हो, तो आप भी शायद ये अनुभूति करते होगे या कर सकते होगे। तो रही बात दलित अनुभव की, क्योंकि ये दलित आत्मकथा है, तो इसको लेके एक डिबेट है। जो दलित अनुभव है, पहले तो ये मैं बता दूं ये क्या होता है। तो आप जानते ही हो, थोड़ा सा एक अलग तरह का अनुभव है, क्योंकि समाज में जो दलित हैं ये सदियों से एक हाशिए पे रहे हैं, और उनकी प्रॉब्लम थोड़ी सी अलग तरह की रही हैं, है ना। ऐतिहासिक कारणों से, दूसरे भी कारण हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक वगैरह वगैरह। तो उनकी जो अनुभूति होती है, उनका जो अनुभव है, वो क्योंकि अलग तरह का है, तो उसको जब वो एक्सप्रेस करते हैं, वैसे वो एक्सप्रेस करना भी इतना आसान काम नहीं होता, है ना। उस अनुभव को बयां कर देना ये कोई आसान काम नहीं होता। तो उसको जब वो एक्सप्रेस करते हैं, तब वो उसको सेल्फ एक्सपीरियंस ऑफ दलित कहा जाएगा, है ना। उसका अपना अनुभव, उसको सेल्फ रियलाइजेशन भी कह सकते हो, या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कह सकते हो, एक मैच्योर स्टेज में आके। तो वो एक मैच्योर मैं इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ जब सेल्फ रियलाइजेशन, हालांकि इस शब्द का कोई आध्यात्मिक अर्थों में भी लोग यूज़ करते हैं, या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मेरा वो मीनिंग नहीं है। मेरा मीनिंग है कि पूरा जो है इन सोसाइटी के या पूरे वैश्विक जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में जब आप अपने आप को कहाँ पे लोकेट करते हो, किस तरह से, और साथ ही आपके अंदर वो एक खास तरह का जो है ना, जो कॉन्फिडेंस भी चाहिए कि भाई आप अपने आप को पूरी तरह एक्सप्रेस कर सको, और अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी योग्यताओं को, अपनी पोटेंशियल को भी जाहिर करके दिखा सको। रही बात डिबेट की, तो मैं डिबेट में मुद्दा ये है कि जो दलित का अनुभव है, क्या इसको गैर दलित महसूस कर सकता है ना। ये आपने भी पढ़ा होगा साहित्य में, आप जब दलित साहित्य पढ़ते होंगे, काफ़ी डिबेट है इसको लेकर। ये मामला कुछ वैसा ही है जैसे महिला के अनुभव को क्या मर्द महसूस कर सकते हैं, है ना। तो अब इसमें दो तरह की ओपिनियन है। एक ओपिनियन तो ये है कि भाई नहीं, दलित के अनुभव को गैर दलित महसूस नहीं कर सकता। क्यों? खासकर दलित जो विद्वान हैं वो ज़्यादातर इस ओपिनियन के हैं। वो इसलिए ये कहते हैं
भाई थोड़ा सा मोबाइल आप रखिए साइलेंट पे। वो इसलिए ऐसा बात कहते हैं कि क्योंकि वो एक खास तरह का अनुभव है, उस अनुभव से तो कोई गुजरा नहीं है ना। जो गैर दलित है उस अनुभव से तो गुजरा नहीं, तो उस अनुभव को भला वो कैसे महसूस कर सकता है ना। ये डिबेट है भाई। उसकी जो सारी तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, उसकी खास तरह की जो लोकेशन है ना, उसकी जो हिस्टोरिकल उसका पूरा जो ट्रॉमा है, उससे तो नहीं गुजरा ना वो। तो फिर गैर दलित जो है वो किस तरह से दलित के अनुभव को महसूस कर सकता है? तो उसका जो तरीका है वो यही हो सकता है जो सर ने भी हमारे टॉपिक से जो सर ने जो शब्द सुझाया, सहानुभूति। सहानुभूति का मतलब वो कम से कम इम्पैथी तो रख सकता है ना। तो यहाँ दो तरह की बात उभर के आ जाती है। एक शब्द है सिंपैथी, एक है इम्पैथी, और एक है मतलब उससे कोई सरोकारी ना हो या बायस कह सकते हो, है ना। तो तीन तरह के विचार उभरते हैं जो गैर दलित की जब बात करते हैं। पहली बात बायस की, वो तो सदियों से लोगों में रहा ही है ना। भाई दलित के बारे में लोग कहते रहे हैं कि भाई दलित ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, है ना। ये सदियों पुराना कास्ट बायस भी है। अपने मुझे मतलब माइंड मत करना, मैं इस तरह की शब्दावली यूज कर रहा हूँ। जो सो कॉल्ड जो मुख्य धारा की संस्कृति है, या हिंदू संस्कृति भी कह देते हैं कई लोग, मैं वैसे हिंदू शब्द ज़्यादा पसंद नहीं करूँगा यूज करना यहाँ। उसमें आमतौर पे जो दलित का जब जिक्र आता है तो बहुत ही खराब तरह की शब्दावली यूज होती है। जैसे लोग अपने घर में आम भाषा में बोल देते हैं, क्या चमार-चूड़ो जैसी बात कर रहे हो। सुना होगा ना आपने, मुझे माफ़ करना, आई एम सॉरी मैं ये शब्दावली यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये आम है, ये आम कल्चर का हिस्सा है ना। इसका मतलब क्या है कि आपके मन में कितनी भारी पूर्वाग्रह है, कितना भारी बायस है, इन लोगों को देखते कैसे हो आप। तो एक तो मामला ये है। दूसरा ये है कि अब हम सब वह समाज में रहते हैं, हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, तो सब वह समाज के लोगों को वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, उसमें ये दो तरह के रिस्पॉन्सेस सामने आते हैं। पहला रिस्पॉन्स है सिंपैथी का, भाई सहानुभूति है हमारी, क्योंकि आपने एक ट्रॉमा भुगता है, तो वी हैव डीप सिंपैथीज फॉर यू। और दूसरा है एम्पैथी, यानी कि हम अपने आप को आपकी जगह रख के देखने की कोशिश करते हैं। तो मैंने ज़्यादातर देखा है नॉन दलित स्कॉलर्स में या नॉन दलित लोगों में, जो कि दलित काज को समझने का प्रयास करते हैं, वो पहले वाला जो रिएक्शन है वो दिखाते हैं, यानी सिंपैथी होती है। तो यहीं पे मुझे याद आता है, जब ये आत्मकथा मैंने लिखी बच्चों, मैं उस समय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में फेलो था। सर ने अभी बताया भी परिचय में, 2019 से 21 की बात है, आप भी बैठ जाइए। तो आई वॉज फेलो देयर। फेलोशिप के दौरान मैं काम कर रहा था इस पे, अपने प्रोजेक्ट पे जो महात्मा फुले पे था, हिंदू सोशल रिफॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ ज्योतिराव फुले। उसी दौरान उसी पीरियड में कोविड शुरू हो गया, है ना। ये कोविड का भी दौर था, तो हम वहाँ फंस गए। तो मैंने सोचा, काम मेरा ज़्यादातर मैंने कर लिया था ज़्यादातर, तो मैंने सोचा इस टाइम का क्यों नहीं किसी और प्रोडक्टिव काम में यूज़ किया जाए। तो मेरे मन में काफ़ी दिनों से एक इच्छा थी कि भाई अपनी कहानी भी लिखनी चाहिए। तो वहाँ पे बैठ के फिर मैंने अपनी आत्मकथा लिखी, उसी पीरियड का फ़ायदा उठाया। फिर मैंने अपने डायरेक्टर साहब से डिस्कस किया। हमारे डायरेक्टर थे प्रोफेसर परांजपे, जेएनयू के एक बहुत बड़े विद्वान हैं। तो परांजपे साहब से डिस्कस किया, उनको बड़ा उत्साह दिखाया। उन्होंने कहा सर साहब बहुत अच्छा है, आपने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी और इस पर एक सेमिनार करते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग वाक़या मैं बता रहा हूँ। तो मैंने कहा सर ठीक है। तो सेमिनार हुआ, काफ़ी सारी चर्चा हुई। उसमें अपने रिमार्क्स में, प्रेसिडेंशियल रिमार्क्स में परांजपे साहब ने कहा, नहीं जो इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स हैं उसमें उन्होंने कहा कि अच्छा है, देखिए जो व्यक्ति जिसने कोई खास पीड़ा भोगी हो, वो अगर अपनी बात बयां कर दे, है ना, तो वो कहते हैं ना अपना दिल हल्का हो जाता है ना। तो चहल साहब ने जो है अपनी आत्मकथा लिखी है, और ये एक अच्छा प्रयास है इनके लिए भी ये जो है एक लिबरेटरी एक्सपीरियंस होगा और वगैरह वगैरह, इस तरह की उन्होंने बातें कही। उसके बाद मैंने अपनी बात जब रखी तो मैंने कहा सर आपकी बात इन जनरल कंटेक्स्ट सही हो सकती है कि भी कोई व्यक्ति जिसने कोई दुख भोगा है, वो अपनी पीड़ा जब बयान कर देता तो दिल हल्का होता है, नो डाउट। लेकिन एक दलित जब अपनी बात रखता है, अपनी कहानी कहता है, ऐसा एक्सपीरियंस शायद नहीं होता जैसा आप कह रहे हो।
ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता, बल्कि कुछ अलग तरह का एक्सपीरियंस होता है। तो मैंने वहाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि को कोट किया। ओम प्रकाश वाल्मीकि को आप भी पढ़ते होंगे, है ना, जूठन। मैंने कहा वाल्मीकि लिखते हैं अपने इंट्रोडक्शन में कि जब मुझे कहा गया, वो यहाँ के एक बहुत बड़े साहित्यकार थे राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव ने उनको इंस्पायर किया था, यूपी के ही थे। तो यादव साहब ने जब उनको इंस्पायर किया तो उन्होंने 50 एक पेज लिखे थे। 50 पेज जब लिखे, उन्होंने देखा कि मैंने क्या लिख दिया, इतना इंसल्टिंग। बच्चों जरा गौर करना, क्या क्या झेलना पड़ता है जब आप वो लिखने लगते हो, कितना मतलब। तो इतना इंसल्टिंग लगा उनको, इतना ज़्यादा ट्रॉमेटिक लगा कि वो 50 पेज फाड़ दिए। फिर यादव साहब का पत्र आया, उन्होंने लिखा सर मैं नहीं लिख सकता। क्यों? तो क्योंकि ये जो है ऐसी चीज़ है जो मेरे से बयान नहीं हो पा रही, मुझे बड़ा ट्रॉमेटिक लग रहा है। तो उन्होंने कहा, यादव साहब ने फिर इंस्पायर किया, अरे वही तो लिखना है, वही पीड़ा तो लिखनी है आपको, वो जैसा महसूस होता है वो लिख डालो। उन्होंने फिर हिम्मत करी, फिर लिखी। आखिरी बार वो उन्होंने लिख दी पूरी स्टोरी, और किसी तरह वो सारे कागज बंडल में डाल के पोस्ट कर दी। और उसके बाद जो हुआ वो आप इतिहास है, आप जानते हो। राजेंद्र यादव ने उनको एडिट करके पब्लिश किया, और वो दुनिया के साहित्य का एक बेशकीमती जो है हिस्सा, एक क्या कहेंगे, उसका एक पार्ट बना, जिसको जूठन कहते हैं। तो मैंने कहा प्रांजपे साहब से, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने बताया। ये देखिए, दो तरह का, एक ट्रॉमा तो जो आपने झेला अपने जिंदगी में, और एक ट्रॉमा आप जब आप लिखते हो दोबारा फेस करते हो, तो ये तो ड्यूअल ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जाता है। भाई इतना देखिए, कोई इंसल्टिंग बात, ऐसी बात कौन बताना चाहेगा, जरा ये सोचो। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ लड़कियां भी बैठी हैं, और मतलब आई एम सॉरी मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी लड़की के साथ कोई दुराचार कर दे, तो उस लड़की का, उसके साथ जो रेप विक्टिम है, उसका नाम भी छिपाया जाता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, ताकि वो दोबारा उस ट्रॉमा से ना ले। देखिए ये है सब समाज के नियम है, ये कानून है, ये कुछ वैसा मामला है। तो प्रांजपे साहब हैरान हो गए, सभी सन्नाटा हो गया वहां। मैंने अपनी बातें और कर रखी वहां पे। तो ज्यादातर नॉन दलित का जो रिस्पॉन्स होता है कुछ ऐसा होता है कि भाई सिंपैथी है। लेकिन दोस्तों बच्चों, सिंपैथी होना काफी नहीं है, हमें एम्पैथाइज करना पड़ेगा, अपने आप को दूसरे की जगह रख के देखना पड़ेगा। ये है देखो सभ्य लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का। देखिए इंसान एक सभ्य प्राणी भी है, इंटेलेक्चुअल प्राणी भी है। इंसान में ये गुण है, अपने आप को दूसरे की जगह रख के सोच के हम दूसरे की प्रॉब्लम समझ सकते हैं। और मैंने प्रांजपे साहब को उस दिन ये भी कहा कि सर पर्पज ये नहीं है सिंपैथी पाना, बिल्कुल भी नहीं है, हमें सिंपैथी नहीं चाहिए। पर्पज दलित आत्मकथा का क्या होता है? पर्पज है सभ्य समाज बनाना। दलित आत्मकथाएं दलितों के लिए नहीं लिखी जाती, ये समाज के लिए लिखी जाती है, खासकर गैर दलितों के लिए, सवर्णों के लिए लिखी गई है, ताकि वो अपने डीपली रूटेड उन बायसेस को समझे, जिसका मैं इशारा कर रहा था आपको, कि कैसे सहज रूप से वो ऐसी बातें बोल देते हैं दलित के बारे में। ये पर्पज है, पर्पज है सभ्य समाज बनाना। असल में तो इस समाज में हमने बच्चों तरह तरह के V&D बना रखे हैं, बात सिर्फ दलित की नहीं है। देखिए मैं इस पे जब लेक्चर कर रहा हूँ अपनी आत्मकथा पे, आप लोग पढ़ना, ये हिंद युग पब्लिकेशन ने पब्लिश करी है, और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 212 रुपये शायद इसका प्राइस होगा, और किताबें खरीद के पढ़नी चाहिए। तो कई बार हम सोचते हैं लाइब्रेरी में मिल जाएगी, हाँ, तो थोड़ा सा बीच में मैं कह रहा हूँ आपको ये बात। तो थैंक यू सर। तो पर्पज है सिविल सोसाइटी बनाना। हमारा ये गुण है, हमारे अंदर ये क्षमता है, काबिलियत है एज एन इंटेलेक्चुअल, कि हम दूसरों की प्रॉब्लम समझते रहे हैं। तो हमने तरह तरह के V&D बना रखे हैं। जब महिला की बात आती है तो हम बहुत बड़े मर्द बन जाते हैं, बनते हैं ना, उस समय ये V&D का भाव एकदम आ जाता है। जब किसी विदेशी की बात आती है तो हम भारतीय बन जाते हैं, किसी मुसलमान की बात आती है तो हम बहुत बड़े हिंदू बन जाते हैं। मुझे माफ करना, ऐसे मुसलमान भी करता है। तो
किसी दलित की बात आती है तो हम सवर्ण बन जाते हैं बहुत बड़े। बस क्यों, ऐसा क्यों सोचते हो? ये वियर्ड देखे नजरिए सोचते हो। सारी मानवता है तो एक ही, है तो एक ही ना, हम सब एक हैं, बताइए। और जाति के बारे में तो बाबा साहेब अम्बेडकर लिखते हैं कि जाति तो कोई नस्लीय विभाजन भी नहीं है, हम सब की शक्ल एक जैसी तो है, हम सब की नस्ल भी तो एक जैसी है, हम सब एक ही नस्ल। बाबा साहब कहते हैं कि कास्ट इज डिवीजन ऑफ द पीपल ऑफ सेम रेस। ये तो एक ही नस्ल के लोगों का विभाजन है। ये वो कहते हैं मुझे तो समझ में नहीं आता ये। और सारा ज्यादा पुराना इतिहास भी नहीं, 1,500 साल का पुराना इतिहास, ज्यादा नहीं है। हम लोगों का तो लाखों साल का इतिहास था इंडियंस का, उसमें 1,500 साल निकाल दो, उससे पहले तो कास्ट नहीं थी, लेकिन इतनी बड़ी संस्था बन गई है। तो खैर पर्पज है ये सारे वी एंड दे खत्म करना, सारे तरह के। ये दलित जो अनुभव मैंने बताया है, उसी तरह दूसरे अनुभव भी हैं। आप दूसरे अनुभवों को भी ऐसे ही देखिए, एम्पैथाइज करके ये। और जब हम ऐसे सोचने लगते हैं, उस पीड़ा को महसूस करने लगते हैं, भले ही आपने नहीं झेली हो, लेकिन जब हम ऐसे सोचने लगते हैं तो ये सहानुभूति का हिस्सा बन जाता है। बहुत सारे विद्वान हुए हैं ऐसे, बहुत सारे लेखक हुए हैं, बहुत सारे स्कॉलर हुए हैं जिन्होंने इस तरह से सोचा है और बहुत बढ़िया लिखा है। तो ऐसा नहीं कि गैर दलित दलित के ऊपर नहीं लिख सकता, मैं ये बात कह रहा हूँ, या गैर दलित जो है दलित के अनुभव को नहीं समझ सकता। बहुत सारे लोगों ने समझा है और लिखा है। और इसी कड़ी में मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब आप दलित साहित्य पढ़ें तो आप इस भावना के साथ, है ना, इस विचार के साथ उसको पढ़ना शुरू करें। अब थोड़ा सा और बातें बताता हूँ अपनी आत्मकथा के कंटेक्स्ट में। आपको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा, इंटरेस्ट लग रहा है ना बच्चों? जी सर। थोड़ा सा मैं इसमें बताना चाहूँगा, हालांकि आपके सब्जेक्ट में होगा, सिलेबस में होगा, दलित आत्मकथाएं कब से लिखी जा रही है। देखिए इनकी शुरुआत जो है वो होती है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में ही दलित आंदोलन उभरता है सबसे पहले, है ना। और आपने शायद बाबा साहेब अम्बेडकर का, उससे पहले फूले के योगदानों को जाना ही होगा, है ना। तो अम्बेडकर का जो मोमेंट था उससे प्रेरित होकर बहुत सारे लोगों ने लिखना शुरू किया। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी जो जिंदगी बना रहे थे किसी तरह संघर्ष करके, और वो मुख्य धारा में आ गया है, खासकर जो सुविधाएं मिली, आरक्षण वगैरह मिले वगैरह वगैरह, मैया बाबा साहब से प्रेरित हुए। तो बहुत सारे लोगों ने संघर्ष करके अपनी लाइफ बनाई है। वो लोग लिखने लगे अपनी कहानियाँ। तो इसमें मैं दो तीन, एक बड़ा नाम जिससे मैं खास प्रेरित हुआ हूँ, वैसे तो काफ़ी है मराठी में, वो है दया पवार। दया पवार को मैंने 3-4 बार पढ़ा है। उनकी किताब को, उनकी आत्मकथा जिसको अछूत हिंदी में करके पब्लिश हुई है वो, और मराठी है ओरिजिनल, और इंग्लिश में भी और कई भाषाओं में उसको अच्छे अवार्ड वगैरह भी मिले हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो महाराष्ट्र से शुरुआत हुई, दया पवार जैसे लोगों ने इसकी शुरुआत की। उसके बाद फिर आप हिंदी में भी, जो आप जानते हो, कई सारी आत्मकथाएँ पब्लिश हुई हैं। मैंने वहाँ वाल्मीकि का, ओम प्रकाश वाल्मीकि का नाम लिया, उससे पहले और भी कई नाम हैं, है ना, आप जानते ही होंगे, मैं उसमें ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा। तो उसके बाद जो है अब दूसरे क्षेत्रों की बात आती है। दूसरे क्षेत्रों में खासकर मैं हरियाणा की बात कर लूँ तो हालांकि प्रॉब्लम तो ये हर जगह है, पूरे देश में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा डिग्री का फर्क हो सकता है। तो हरियाणा में भी वही प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस करी है। लेकिन हरियाणा में देखिए, आपकी तरह आपका जो यूपी है ना, एक मामले में बहुत एडवांस है। यहाँ साहित्य के कार एक से एक बड़े बड़े हुए हैं। हम लोग भी अपने सिलेबस में आए, यूपी के ही साहित्यकारों को पढ़ाते हैं। यूपी नहीं, असल वो नेशनल लेवल के साहित्यकार हैं। हरियाणा में साहित्य की उतनी परंपराएं नहीं रही है उतनी ज़्यादा। तो हरियाणा में कोई दलित ऑटोबायोग्राफी भी पहले 1-2 लोगों ने प्रयास किए हैं, लेकिन उस तरह से एक अच्छे मंच पे आके, जिसको कहते हैं अच्छे प्लेटफॉर्म पे छप जाना, उस तरह से नहीं हुई। तो उस कड़ी में शायद ये मेरा पहला ही प्रयास है, और एक इसको पहली हरियाणवी आत्मकथा भी एक वे में कह सकते हो। हालांकि लिखते रहे हैं लोग, लेकिन उनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, अच्छा पब्लिशर नहीं मिल पाया, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इसके बाद जो है अब कुछ एक मुद्दे और आते हैं। पर्पज मैंने बता दिया, मैंने इसका अनुभव का लेवल बता दिया, किस तरह का अनुभव होता है ये, है ना। तो मेरी आत्मकथा के बारे में और क्या क्या चीज़ें आप अगर आप देखेंगे तो एक मुद्दा ये है कि ये टाइटल जो है जख्म अभी ताज़ा है, ये टाइटल मैंने क्यों दिया, ये भी डिबेट का विषय है। और ये सवाल मेरे से भी बहुत बार पूछा गया है, अभी भी पूछते हैं लोग। वहाँ खुद एडवांस स्टडी में भी लोग बात कर रहे थे, भाई जख्म अब तो आपको भरत जाना चाहिए, है ना, अब तो आप फेलो हो गए,
प्रोफेसर भी हो गए, हेड भी हो गए, तो और क्या चाहिए। तो बाद में भी मैं एक बार ICHR में मैं गया हुआ था, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। अब सीनियर पोजीशन पे हैं तो एज एक्सपर्ट बुलाते हैं लोग। वहाँ पे मुझे कोई महिला, कोई प्रोफेसर मिली मुझे, कोई मिश्रा मैडम। तो उनसे मेरी बात हुई मैडम से। उन्होंने कहा, उनको पता चला कि मैंने अपनी आत्मकथा लिखी है, तो उन्होंने कहा चैन साहब ये आपका जख्म क्यों नहीं भरता। तो ये जख्म तो भर जाना चाहिए, अब तो आप हमारे बीच में हो। मैंने कहा मैडम मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, इसी में आपका जवाब आ जाएगा, वैसे ये सारी बात आ जाएगी। मैंने कहा मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। तो मैडम जो है जेंडर स्टडीज़ पे काम करती हैं। उन्होंने बताया मेरा जो है ना फेमिनिज्म पे और जेंडर पे काम है, ज़्यादातर महिलाओं का होता है। ये भारत में जो एलीट क्लास की महिलाएं हैं ना, ये ज़्यादातर जेंडर पे बहुत इंटरेस्ट ले रही हैं। बहुत अच्छी बात भी है, अच्छी बात भी है, अच्छी बात, मैं इसको खराब बात नहीं कहूँगा। बहुत इंटरेस्ट लेती, काफ़ी जिसको भी देखो वो सब जेंडर स्टडीज़ की एक्सपर्ट मिलेंगी आपको। और ये अच्छा है समाज की रूढ़ियों को तोड़ने में। ये जो देखिए, मैं तो ये कहता हूँ सवर्ण समाज के जो रूढ़िवादी लोग हैं ना, उनको ये कहता हूँ आपको आपकी महिलाएं सीधा करेंगी, आप हमारे से सीधा नहीं होंगे। मैं मजाक में कह देता हूँ, क्योंकि महिलाएं आपकी फेमिनिस्ट होती जा रही है बहुत तेजी से। लेकिन फेमिनिस्ट तो हो रही है, जरा गौर करना, फेमिनिस्ट तो हो रही है, लेकिन और पूर्वाग्रहों को नहीं छोड़ पा रही, खासकर एंटी दलित बायस है ना। देखिए, जब तो मैंने मैडम से पूछा, मैडम जरा ये बताओ, आप तो जेंडर पे काम करते हो, जरा ये बताओ जेंडर प्रॉब्लम का मूल कारण क्या है। तो उन्होंने कहा पैट्रियार्की। यू आर वेरी राइट। मैंने कहा ये बताइए, क्या पैट्रियार्की खत्म हो गई? पैट्रियार्की खत्म हो गई क्या? अब ये सुनने की बात है, समझ मुझे सर पैट्रियार्की तो जरा भी खत्म नहीं हुई है। मैंने कहा यू आर वेरी राइट, पैट्रियार्की कुछ खास खत्म नहीं हुई है। जो हमें दिख रहा है ये ऊपरी सिम्टम है, ये असल में सिर्फ सुपरफिशियल चेंजेज हैं। ये जो ये लड़कियां जो ज़्यादा पढ़ रही है ना, कैंपस में बहुत लड़कियां दिखती है आजकल। कई लोग कहते हैं इतनी लड़कियां पढ़ रही हैं अब तो प्रॉब्लम नहीं रही। मैंने कहा इसका कारण भी पैट्रियार्की है, इसका कारण भी पैट्रियार्की है। पता क्यों? जानते हो ना आप, बहुत गहराई से चीज़ों को समझना पड़ता है। इसका कारण पैट्रियार्की इसलिए है कि लड़कियों को एकमात्र ये मौका दिख रहा है लिबरेशन का, वरना तो आपको जबरदस्ती आपकी शादी कर देंगे, है ना। शायद पढ़ोगे नहीं, पढ़ने का एक मौका तो मिल गया कम से कम, पढ़ोगे अच्छा, साथ में नौकरी भी मिलेगी, एम्पावर होने का मौका मिल रहा है, और परिवार को ही फायदा इसमें। पता कैसे? माँ बाप को ये लालच हो गया, और पतियों को भी, भाई नौकरी पेशा नौकरी पेशा बीवी आएगी, अच्छे पैसे लाएगी, डबल कमाई होगी। उनको कोई मतलब नहीं है लड़कियों को एम्पावर करने से, ज्यादातर लोगों को कोई मतलब नहीं है। पर्पज क्या है? अच्छा, लड़कियों को ये लग रहा है कि चलो कम से कम, देखो आप जिसको अरेंज मैरिज करते हो, जिसका बड़ा बुरी प्रशंसा करते हो, भाई अरेंज मैरिज तो बहुत बढ़िया है, लव मैरिज खराब है। विदेशों में इसको फोर्स्ड मैरिज कहते हैं, पढ़ते हो ना। ये तो फोर्स्ड मैरिज है। लड़की के लिए एक लड़का देखा, माँ बाप ने दिखाया। मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा इस पर कि आप ज़्यादा लड़कियाँ ज़्यादा जानती हैं। एक लड़का दिखाया कि भाई लड़का अच्छा है, नौकरी पेशा है वगैरह वगैरह। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बच्चों का रिएक्शन भी जरूरी है। तो लड़का दिखाया, लड़के में बेटा ये चीज़ें हैं, अच्छी प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, जायदाद है, और देख लो और पसंद कर लो इसको। अब वो लड़की को पसंद नहीं आया, लेकिन नहीं बेटे थोड़ी बहुत तो कमियाँ होती हैं, सब परफेक्ट आदमी कौन है ना। तो ये आपके लिए बेस्ट मैच है। तो अब लड़की को नहीं पसंद, फिर भी जबरदस्ती यहाँ पर आए, तो इसको कोर्ट मैरिज ही कहोगे ना। तो वैसे पर्सनली मेरे से पूछा जाए, मैं जो है मैं तो लव मैरिज के फेवर में हूँ, मैंने खुद भी लव मैरिज किया है। तो मैडम को अच्छा मिश्रा मैडम को मैंने जब ये बताया कि मैडम पैट्रियार्की तो खत्म नहीं हुई, आप सही कह रहे हो, पैट्रियार्की खत्म नहीं हुई है, लेकिन आप ये तो महसूस कर रहे हो बीइंग ए विमेन कि पैट्रियार्की खत्म नहीं हुई। लेकिन जब आप दलित के बारे में सोचने लगे तो आपने ये नहीं देखा कि हमारी प्रॉब्लम का कारण तो कास्ट है। क्या कास्ट खत्म हो गई? क्या कास्ट खत्म हो गई? अभी खत्म नहीं हुई। मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, अभी टेस्ट कर देता हूँ। आप में से यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं बता दो कास्ट से कौन बाहर है? सब लोग कास्ट सिस्टम में ही है ना, जातियों में ही है, अभी भी जातियों में ही शादी करते हैं और जाति का ही हिस्सा हो। कोई ऐसा है जिसके माँ बाप ने लव मैरिज करी हो? ऐसे बहुत कोई कब मिल जाएगा। वेरी गुड।
इक्का दुक्का मेरे जैसा भी हो सकता है, मतलब मिल जाए तो मेरे बच्चे ये कह सकते हैं। खैर, हम सब यहाँ जितने भी बैठे हैं जातियाँ हैं बेसिकली, और मैंने भी आपके माँ बाप ने भी अगर कर ली ना, आपके बच्चे उसी जात के कहलाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इक्का दुक्का के इंटरकास्ट मैरिज कर लेने से, आपके बच्चे भी उसी जात के कहलाएंगे। आपके माँ, आप जो है ना अपने बाप की जात के मेंबर हो, माँ की जात के मेंबर नहीं हो, है ना। बाप की जाति चलती है, माँ की थोड़ा नहीं चलती। क्या तो मैंने कहा यहाँ पता है क्यों नहीं समझ पाए, मेरे से क्यों ये सवाल पूछा कि मेरा जख्म क्यों नहीं भरता। तो आप अपने आप को मिश्रा बन के सोचने लगी। मैडम आई एम सॉरी, थोड़ा मत मानना। यहाँ पर अपने आप यहाँ ब्राह्मण बन के सोचने लगी, दलित बन के सोचती ना, तो ये सवाल पूछती है। दोस्तों ये टाइटल क्यों रखा, बहुत मेरे मन में भी हो रहा, काफ़ी जो है द्विंद रहा। मैंने काफ़ी डिस्कशन किया इस पर अपने साथियों के साथ, और भी फेलो थे वहाँ पे, प्रोफेसर रितेंद्र पटेल जैसे लोग थे, शायद यहाँ भी आए हो कभी। तो अल्टीमेटली ये निकला कि ये जख्म नहीं भरता। क्यों नहीं भरता? मान लिया भर भी गया, अब मेरा भर गया वैसे काफ़ी हद तक, तो है ना। तो लेकिन ये समाज दूसरे एक पल एहसास करा देता है, भाई आप तो वो कभी न कभी एहसास करा देता, तो भरने ही नहीं देता। भाई ठीक है, मैं बड़े पद पे हूँ, अच्छा मान सम्मान मिलता, हवाई जहाजों में घूमता हूँ वगैरह वगैरह, है ना, कोई बाधा नहीं है। लेकिन बाधाएं कम से कम ऐसे तो आ जाती है ना। मुझे बातचीत में लोग कह देते हैं आप तो वो हो, कह देते हैं, अरे डॉक्टर साहब आप, हमारे पड़ोसी कह देते हैं, पड़ोसियों की तो बस बात ही ना पूछो। हमारा जो हरियाणा है ना, हरियाणा थोड़ा कुख्यात भी, आप जानते ही हो कई मामलों में। यहाँ ऑनर किलिंग कर देते हैं, ऑनर किलिंग के मामले में ज़्यादा बदनाम हो गया, हालांकि यूपी में भी होती है। हमारे पड़ोसी वो डोमिनेंट कास्ट से आते हैं, वो बात मेरे घर में आके बात नहीं करते, हालांकि मेरा नेचर ऐसा, मैं सबसे प्रेम रखता। तो वो बीच में एक दीवार है हमारे बीच में छोटी सी, उसमें से बात देख सकते हैं एक दूसरे को, वहाँ से बात करते थे और कहते चल साहब फलानी जगह एक बंदा वो आपकी कास्ट का था वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने कहा चौधरी साहब ये बताओ, वो फलानी जगह का फलाना बंदा जिसकी भी कहानी सुना रहे हो, उसका मेरे से, मेरी कास्ट का था, उसका मेरे से क्या मतलब है? भाई आप उसको मेरे से क्यों जोड़ रहे हो? मेरा संबंध कुछ है यहाँ पे आपके साथ ज्यादा, क्योंकि आप मेरे पड़ोसी है ना। उसको तो मैं जानता भी नहीं, क्यों उसकी इस बात में जोड़ दे रहे हो? वो बंदा जब बात करता था, मुझे ऐसा लगता था जैसे दो पड़ोसी बात नहीं कर रहे, जैसे भारत पाकिस्तान बात कर रहे हैं। बीच में एक दीवार है, ये दीवार अभी भी नहीं गिरी है, ये दीवार गिरी नहीं है। और दीवार जो है मनों की दीवार है ना। हो सकता है हम एक दूसरे के साथ खा पी भी लेते हैं, सब करते हैं, दिलों की दीवार गिरनी चाहिए ना। खैर, तो अच्छा मान लिया, चलो मेरा मुद्दा नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, मेरा जख्म भर गया, ओके। लेकिन मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ, उस कम्युनिटी के प्रति बाकी कम्युनिटी जो नॉन दलित का जो व्यवहार है वो तो नहीं बदला है ना अभी भी। मुद्दा तो उनका है, लाखों करोड़ों दलित का जो अभी भी झेल रहे हैं गांव देहात में, शहरों में। शहर से ही याद आया, ये मेरी जो कहानी है एक मामले में और यूनिक हो जाती है। ये एक शहर का एक्सपीरियंस है। ज़्यादातर दलित आत्मकथाएं हैं वो ग्रामीण बैकग्राउंड से शुरू होती है। आप पढ़ना बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, मेरी कहानी पढ़ोगे, कई चीज़ों में इसमें यूनिकनेस मिलेगी। ये एक शहर की कहानी है। ये रोहतक शहर में पनपती है। मेरा जन्म रोहतक में हुआ। रोहतक का नाम सुना होगा, हरियाणा की कल्चर का गढ़ माना जाता है, जाटों का भी गढ़ है, डोमिनेंट कास्ट का। उस शहर में मेरा जन्म हुआ। उस शहर के बीचों बीच में एक स्कूल है, वहां पे मैं जाता हूँ। 10वीं तक की पढ़ाई वहाँ हुई है। उसके बाद उसी शहर में कॉलेज है, उसी शहर में यूनिवर्सिटी भी है, लकीली उसी के कारण मैं पढ़ भी गया कि हमारे आसपास कॉलेज भी था, यूनिवर्सिटी भी 4-5 किलोमीटर के दायरे में थी। तो उस शहर में एक दलित बच्चा किस तरह से अपनी लाइफ बनाने का प्रयास कर रहा है, ये वो स्टोरी है। और ये स्टोरी रोहतक से शुरू होके और कुरुक्षेत्र तक जाती है। वहाँ पे जाके मैंने इसको एंड किया। कुरुक्षेत्र में मैं प्रोफेसर हूँ। वहाँ पे मेरी जब अपॉइंटमेंट हुई थी एज ए लेक्चरर, उस जमाने में लेक्चरर बोलते थे, ये लगभग तब तक का सफर है, अर्थात मेरी जिंदगी के बनने का। अब ये बात भी जो है डिबेट का विषय है। कई लोग कहते थे, मेरे माइंड में भी था कि भाई आत्मकथाएं जब लिखनी चाहिए जब बड़ा आदमी बन जाओ, है ना, बड़े आदमी लिखते हैं। तो मैं इसलिए इसको टालता भी रहा। मैंने सोचा जब बड़े आदमी कभी बन गए तो लिख लेंगे, नहीं तो कोई नहीं। लेकिन बाद में मुझे महसूस हुआ
कि एक दलित का अपनी जिंदगी बना लेना, इस समाज में रह के जिसमें इतनी बाधाएं हैं, अपनी जिंदगी बना लेना, दूसरे लोग जो बड़े आदमी होते हैं उनके बराबर का स्ट्रगल है ये हमारा जो 25-30 साल का जो स्ट्रगल होता है ना, दूसरे लोगों के कई जन्म लग जाएंगे इतना देखने में, इतना सच देखने में। मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ भाई। और जो बच्चे जो चांदी की चम्मच लेके पैदा होते हैं, सब कुछ माँ बाप आगे रखते हैं, बेटा ये खाओ वो खाओ, है ना, ये मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं ना, तो हम भी करते हैं अपने बच्चों की पैम्परिंग। बहुत ज्यादा पैम्पर्ड बच्चे होते हैं। आप लोगों को ने भी बहुत लाड मिले होंगे, हमें तो कोई लाड नहीं मिला। बचपन से ही ये संकट रहा कि शिक्षा कैसे लेनी है, किसी तरह पढ़ाई ना छूट जाए। साथ में मजदूरी कर रहे हैं बच्चों बचपन से ही। मुझे ये नहीं पता मैं कब से काम कर रहा हूं। काम नहीं करोगे तो ही रोटी मिलेगी, तो ही पढ़ाई नहीं कर पाओगे। माँ बाप ने साफ कह दिया कि भाई अगर एक बार भी फेल हो गए दोबारा पढ़ाई नहीं होगी। तो एक तो ये अच्छा फेल नहीं हुए, इसके कारण अच्छे नंबर में से पढ़ने लगे। और भी बहुत सारे वाकया वो मैं बता नहीं सकता। स्कूल में क्या हुआ, हमारी पढ़ाई इतनी आसानी से नहीं होती। मास्टर कोई कोऑपरेटिव नहीं मिलते हमें, मास्टर एनकरेजिंग नहीं मिलते, उल्टा होता है। वो बच्चा कैसे स्कूलिंग करता है अपनी, कैसे जो है कदम कदम पे। एक वाक्य सुनाई देता हूं। स्कूल में पढ़ रहा था, 6वीं क्लास की बात है। पिटने से भी डर लगता था, मास्टर मारते बहुत थे। मैं तो इनको मास्टर ही कहूंगा, ये कोई शिक्षक नहीं कहूंगा ऐसे लोगों को। ऐसे हैं अभी खूब पीटते हैं बच्चों को, और पीटते भी पूर्वाग्रह के कारण। चलो वैसे पढ़ाई ना करें, थोड़ा बहुत बच्चों को डांट दो, पूर्वाग्रह। मैं पढ़ाई में ठीक ठाक था, मतलब क्योंकि पिटने से भी डर लगता था, माँ बाप ने भी कह दिया था। तो कभी मैंने मार नहीं खाई, और मारते बहुत थे। उन्होंने सोचा ये बच्चा तो भाई बच जाता हर बार। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, उसी समय सुनाया, एक चीज लिखवाई, एक सवाल लिखवाया, और तभी पूछ लिया, बताओ भाई 5 मिनट का टाइम है, इतनी देर में याद करो और सुनाओ। 5 मिनट में याद तो नहीं हो सकता, किसी ने भी याद नहीं किया, कोई भी नहीं कर पाया, तो सुनाओ भाई। मेरे को खड़ा कर दिया, टारगेट तो मैं ही था ना। सुनाओ भाई, नहीं सुना पाया, हाथ करो, हाथ पे डंडे जैसे लगते हैं, अच्छे 4 डंडे मारे दोनों हाथों पे, मासूम हाथों। डंडे वंडे चलो भूल जाता है आदमी समय के साथ, जो बात कही वो कभी नहीं भूल सकता। वो तो मेरे मरने के साथ ही भूलूंगा मैं। उसने कहा साला चमार, सारा गिंडल हरियाणवी में कह देते हैं, एक शब्द है, बहुत घटिया सा शब्द है, ज्यादा होशियार बनता है। आज पकड़ में आ गया ना। वो ब्राह्मण टीचर जो अपने पंडित होने पे बहुत गर्व करता था, मैं उस दिन सारा दिन रोता रहा। मेरा कसूर क्या था? क्या पढ़ाई में होशियार होना कसूर है? चमार होना कसूर है? ये चमार होता क्या है? मुझे पहली बार ये सवाल जो है ना रूबरू हो रहे थे। ऐसे ऐसे अनुभव जिनको मैं कहता हूं द्रोणाचार्य की औलाद। मैंने नहीं कहा ये वाल्मीकि ने कहा। ओम प्रकाश वाल्मीकि को पढ़ो, उसको भी ऐसे द्रोणाचार्य मिले। स्कूल में गए, जाते ही झाड़ू पकड़ा दिया, पढ़ा होगा ना, जाते ही झाड़ू पकड़ा दिया, झाड़ू लगा पूरे स्कूल में। वो तो उसके फादर को पता चल गया। और मेरे साथ तो और भी दूसरी समस्या है, मैं अपने बाप को भी नहीं बता सकता। हमारे बाप जो है, ये हरियाणवी बाप ऐसे होते हैं, स्कूल में जाके कह के आते थे बच्चों को मारना, बच्चों को मारना। क्यों? हमें बिल्कुल इनकी साइड नहीं लेंगे। क्यों? असल में उनका जन्म ध्येय था कि भी बच्चे पढ़ लेंगे, तो ये तोड़ के नहीं कि आप एक शैतान के हवाले कर जाओ, फिर बच्चों की बात ही ना सुनो। मैं घर भी नहीं बता पाया, ये बात मैंने कभी नहीं बताई किसी को भी। ऐसी बातें लिखने लायक होती है, बताओ बच्चे, बताने लायक। क्यों लिखने का हिम्मत करी? क्यों फैसला किया? क्योंकि हमने सभ्य समाज बनाना है। ये पूर्वाग्रह खत्म करने, जो आज भी झेल रहे हैं बच्चे। ऐसा थोड़ा ना कि मैं नहीं झेल रहा, मैं अकेला थोड़ा ना, वाल्मीकि अकेले नहीं, आज भी झेलते हैं बच्चे, करोड़ों बच्चे झेलते हैं। बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। तो ये शहर के बीचों बीच हो रहा है। एक बात ये भी कह रहा हूँ, गांव में नहीं हो रहा है, ये शहर के बिल्कुल बीच में सेंटर में हमारा स्कूल है, वहां हो रहा है। और फिर जो है उसके बाद आगे वही बच्चा जब कॉलेज में जाता है, 10वीं के एग्जाम देता है, एक चाय की दुकान पे काम करता है, लोगों के चाय के बर्तन, झूठे बर्तन बांधता है, चाय सप्लाई करता है, दिन रात काम करता है, पूरा दिन, रात के 9 बजे तक चाय चलती है।
उसको 200 रुपये मिलते हैं। उसके बाद लगातार हर साल 11वीं में हो गए, 12वीं में हो गए, पढ़ते गए। हर साल छुट्टियों के दिनों में काम किया, कभी इस दुकान पे किया, कभी उस दुकान पे। बहुत एक्सपीरियंस है मेरा, बनियों की दुकानों पे काम किया। एक बनिए की दुकान पे बड़े शानदार अनुभव हुए। वहाँ पीछे काजू बादाम वगैरह रखे होते, कभी कभी खा जाते थे, उनको पता चलता, फिर वो डांटते। खैर, तो ये संघर्ष तब तक चलता है, मतलब उस स्टूडेंट का, उस बच्चे का स्ट्रगल है, उस युवा का स्ट्रगल है जो पढ़ाई कर रहा है। उसके बाद मैं रिसर्च स्कॉलर हो गया। ये कैंपस की भी कहानी है बच्चों, कैंपस की कहानियां बहुत कम लिखी गई है। आप भी कैंपस में हो ना, कैंपस की कहानी भी पढ़नी हो तो मेरी आत्मकथा शायद अच्छी, एक अच्छा उदाहरण हो सकती है। एज ए रिसर्च स्कॉलर क्या झेलना पड़ा, अपने गाइड के साथ क्या झेलना पड़ा। हालांकि मेरे गाइड इतने बुरे नहीं थे, वो वैसे मार्क्सवादी थे। ये एक अच्छी बात है, मार्क्सवादी के साथ में ब्राह्मण भी थे। तो मैं कोई ब्राह्मणों के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मार्क्सवादी थे, अच्छी बात थी, उनकी सिंपैथी थी मेरे साथ। लेकिन कहीं न कहीं ये भी कहते थे, जैसे मैंने कहा सर मैं अम्बेडकर पे पढ़ूंगा, रिसर्च करूंगा। उस जमाने में अम्बेडकर पे रिसर्च नहीं होता था। उन्होंने कहा नहीं अम्बेडकर पे नहीं, गांधी पे करो। अब जबरदस्ती गांधी पे करना पड़ा मुझे। अच्छी बात है, पता क्यों? बाद में मुझे समझ में आया कि गांधी को पढ़ोगे तो भी अम्बेडकर को पढ़ना पड़ेगा, अम्बेडकर को पढ़ोगे तो भी गांधी को पढ़ना पड़ेगा, तो एक ही बात है। बाद में अम्बेडकर पर अलग से किताब लिख दी मैंने, गांधी को पढ़ा मैंने। गांधी के 90 के 90 वॉल्यूम पढ़े, 90 के 90 वॉल्यूम कलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी। आई एम ए वेल रेड पर्सन, बहुत पढ़ा है। बच्चों पढ़ना चाहिए, खूब विस्तार में पढ़ना चाहिए, स्कॉलर्स को खासकर कह रहा हूँ। अम्बेडकर के सारे 14 के 14 वॉल्यूम पढ़े मैंने, जो महाराष्ट्र सरकार ने पब्लिश करे। बाद में एडवांस स्टडी में चला गया, फूले। अम्बेडकर को पढ़ा तो फूले तक पहुंच गया, गांधी को पढ़ा अम्बेडकर तक पहुंचा, अम्बेडकर को पढ़ा फूले तक पहुंच गया। फिर फूले पे भी एक 500 पेज का मोनोग्राफ लिखा है। तो उस रिसर्च स्कॉलर को क्या क्या कैंपस में जो झेलना पड़ता है ना, स्कॉलर का रिसर्च स्कॉलर का कोई बढ़िया अनुभव नहीं होता, चाहे उसको फेलोशिप भी मिल रही है। मुझे जेआरएफ मिलने लगा था, वैसे मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो खत्म हो गई थी, लेकिन जो सामाजिक सांस्कृतिक प्रॉब्लम थोड़ा ना खत्म हो जाती है, और एकेडमिक प्रॉब्लम, पढ़ाई लिखाई की, साथियों का, हालांकि ज़्यादातर साथी अच्छे ही मिले थे, तो लेकिन बायस तो होता है, कभी कभी ऐसी बातें सुनने को मिलती थी। एक मेरे साथी ने कहा, उस समय आरक्षण विरोधी आंदोलन चल रहा था, 90 की बात, पता नहीं किस बात में, कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई, अचानक ही प्रोवोक होकर कहने लगा कि अपने बाप को कहना मुझे भी गोद ले ले। हैं? अचानक ही, पता नहीं सारा माहौल खराब हो गया। ये देखो, ये जब आंदोलन चलते हैं कितनी बिटरनेस बढ़ जाती है। तो मैंने कहा भैया बात सुनो मेरे दोस्त, मैं अपने फादर को जरूर रिकमेंड करूंगा, जरूर कहूंगा आपको गोद ले ले, लेकिन थोड़ा समझ लो, मेरी बस्ती में जाके जब रहोगे क्या क्या झेलना पड़ेगा। आरक्षण तो मिल जाएगा आपको गोद ले लेंगे तो आरक्षण भी मिल जाए शायद, लेकिन झेलना क्या क्या पड़ेगा। नंबर 1, मैं एक ऐसे कमरे में रहता हूँ जिसमें हमारे जानवरों का भूसा है, झोपड़ी टाइप है, भूसा रखा है, उसमें मेरी खाट डली हुई है, उसमें आपको भी मैं अपने साथ सुला दूंगा, और तो कोई है जगह नहीं। नंबर 2, मैं मजदूरी करने जाता हूँ, माँ बाप के साथ खेत में भी काम करवाता हूँ, करना पड़ेगा। हमारे घर में जूती बनाई जाती है, उसमें भी मदद करता हूँ, वो भी करना पड़ेगा। हमारा मोहल्ला जो है ना, हमारा मोहल्ला दलितों की जो बस्तियाँ होती हैं, इसमें इतनी प्रॉब्लम होती है, यहाँ हर रोज जो है छुरियाँ चल जाती हैं। तो भाई ये जो क्राइम है ना, क्राइम दलित बस्तियों में ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि लोग गरीब इतने हैं, क्राइम का बहुत बड़ा संबंध गरीबी से भी है। तो भाई यहाँ तो 2-4 दिन में मर्डर हो ही जाते हैं, तो थोड़ा बच के भी रहना पड़ेगा। जैसे मेरे माँ बाप कहते थे, भाई इससे थोड़ा बच के रहना वरना आप भी बर्बाद हो जाओगे, ऐसा गंदा माहौल। मेरे बाप हमेशा कहते थे, माँ बाप बेटा निकल जाओ यहाँ से निकल जाओ पढ़ के किसी तरह, वरना ऐसे ही बन जाओगे। इतना कितनी चैलेंजेस है। मैंने कहा ये सब झेलना पड़ेगा, सोच लो इस पे। वो पीछा छुड़ा के भाग गया, मैंने बहुत लॉजिकल वे में बात करी, इतना प्रोवोक हो गए, तो ऐसी चीजें सुननी पड़ती हैं। तो खैर उसके बाद यूनिवर्सिटी में आ गए। बस एक बात और बताऊं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जब मैं आया तो मैंने सोचा अब तो बहुत बढ़िया जगह आ गया, ये तो यूनिवर्सिटियाँ तो ज्ञान विज्ञान का गढ़ होती है ना, अच्छे खुले लोग मिलेंगे। बाबा साहब ने खुद लिखा है कि भाई जब मैं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में गया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, तो बहुत ही बढ़िया माहौल मिला, बड़ा एक लिबरेटेड माहौल है ना। बाबा साहब का विकास वहीं हो पाता है, अच्छी जगह पढ़े वो, पूरा एक खुला माहौल था, है ना। लेकिन मैं जब अपनी यूनिवर्सिटी में आया, मैं तो प्रोफेसर बन के
लेक्चरर बन के गया था। और वहाँ 2 ग्रुप थे टीचर्स के, एक लेफ्टिस्ट थे एक राइटिस्ट थे, और दोनों ही एंटी दलित। मैं तो हैरान हो गया। आपको पता है राइटिस्ट ग्रुप ने मुझे उतना नहीं कम किया, लेफ्टिस्ट ग्रुप ने ज्यादा किया है। आप सोच सकते हैं कारण क्या था, समझ में नहीं आया। कारण ये था, 2 कारण थे शायद, ये मैंने लिखा भी है इसमें, हालांकि मैंने ज्यादा उसमें विस्तार में नहीं गया। अर्लियर फेल की बात लिखी है मैंने, क्योंकि मेरे कलीग हैं, मैंने उनके नाम भी नहीं लिए हैं। मैंने कहा भाई किसी की छवि खराब होगी। प्रॉब्लम शायद सिर्फ 2 ही थी। एक प्रॉब्लम तो थी, मैं स्वाभिमानी था, मुझे तू तड़ा करके बोलते थे। जैसे मैं कल आया हूँ तो तू करके बात करोगे, मैंने कहा भाई इस तरह से तो ना बोलो, आई एम योर कलीग। और उससे भी बड़ा मुद्दा था, इससे भी बड़ा, मैंने जो है ये कहा कि मैं दलित स्टडीज पे काम कराऊंगा। तो उन्होंने कहा ये प्रॉब्लम तो खत्म हो गई, दलित पे क्यों काम कराओगे, अम्बेडकर पे क्यों कराओगे। अब बताइए, चलो थोड़ी देर के लिए समाज में तो प्रॉब्लम आज भी आप जानते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लो आज खत्म हो गई, मान लिया। हिस्ट्री में तो थी ना, हिस्ट्री में तो थी, मैं तो हिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ भाई। ये तो हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है, हिस्ट्री में हिस्टोरिकल प्रॉब्लम पे ही रिसर्च होगा ना। बात बढ़ती बढ़ती यहाँ तक पहुंच गई, मेरे खिलाफ 5 लोगों ने मतलब कंप्लेंट कर दी, मेरी एक्सप्लेनेशन कॉल हो गई। आप बताइए, मैं सोच रहा था यूनिवर्सिटी है, यहाँ एक्सप्लेनेशन कॉल हो गई डिपार्टमेंट में जाते ही, और वाइस चांसलर ने बुलाया। उसके बाद मैंने भी कुछ जवाब वगैरह दिए, SC/ST कमीशन में गया मैं। अल्टीमेटली मामला सेटल हो गया, समझौता हो गया। मैं तो किसी से लड़ना ही नहीं चाहता था, वो मैं किस्सा नहीं सुनाना चाहता, मैंने लिख रखा अपनी आत्मकथा में किस तरह से सेटल हुआ। चलो एक बात बता देता हूँ। BC साहब ने पूछा भाई सारा डिपार्टमेंट आपके खिलाफ है, मैंने सारी बात बताई, वो बता के उन्होंने कहा फिर ये कैसे हो सकता है सारा डिपार्टमेंट आपके खिलाफ। मैंने कहा सर सारा डिपार्टमेंट मेरे खिलाफ नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी हिंदू से बाहर हैं। और दूसरा फिर मैंने कहा कारण ये थे, वो मैंने बताए, 2 कारण मैंने बताए। तो उन्होंने कहा वो अभी भी संतुष्ट नहीं है। तो मैंने कहा सर BC साहब जरा ये बताओ, मैं एक कॉमन सेंस का आर्गूमेंट देता हूँ, कॉमन सेंस का। मैंने कहा वाइस चांसलर, क्या मैं नहीं चाहूंगा आपके साथ मेरे रिलेशन हो? भाई हम तो ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं, हमारा तो कोई गॉड फादर नहीं होता है ना, हमें तो चाहिए ना आपका आशीर्वाद। तो मामला कुछ ऐसा है कि मैं तो चाहता था, ये इतने बड़े बड़े इतिहासकार हैं मेरे डिपार्टमेंट में, बड़े बड़े नामी विद्वान थे, जिनका आज भी नाम है मेरा, मैं जब जहाँ भी जाता हूँ उनका नाम लिया जाता है, मैं उनका इस रूप में रिगार्ड भी देता हूँ मैं उनको, कैसे लोगों का मैं मेंबर बना। तो मैंने कहा ये इतने बड़े बड़े लोग हैं हिस्ट्री जगत में, इनको दुनिया जानती है, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में जाते हैं, तो क्या ये मुझे आगे बढ़ाते, मेरा तो फायदा होता है, मैं क्यों लड़ूंगा इनसे, क्यों लड़ूंगा? आप कह रहे हो ना क्यों लड़ रहे हो, भाई कॉमन सेंस का आर्गुमेंट है, मैं क्यों लड़ूंगा, ऐसा आदमी क्यों लड़ेगा। तो खैर अल्टीमेटली BC साहब को कन्विंस हुए और मामला दोनों में समझौता हो गया। तो मैं ऐसे किस्से इसमें जो है आपको मिलेंगे, ऐसी बातें मिलेंगी कैंपस में जो है। जब आप प्रोफेसर बन जाओगे, जो खासकर दलित बच्चे ध्यान रखना, तब नहीं चले जाने हैं, है ना, और स्टूडेंट लाइफ के। लेकिन आपको देखो ये इसलिए लिखी है ये कहानी कि एक पर्पज तो मैंने बता दिया, सभ्य समाज बनाना। दूसरा खासकर जो युवा बच्चे हैं वो प्रेरणा ले सकते हैं, इससे इंस्पिरेशन मिल सकती है। इंस्पिरेशन से याद आया एक बात और, इस मेरी अपनी जो इंस्पिरेशन है वो क्या है ये देखने को मिलेगा। मुझे प्रेरणा कहाँ से मिली है, मतलब ऐसे संघर्षों को जब आप झेल के आते हो तो किसी न किसी चीज़ से प्रेरणा भी होनी चाहिए ना, कोई प्रेरणा होनी चाहिए जिंदगी में, उसके बगैर तो नहीं आगे बढ़ सकते। तो मैंने इसकी इंट्रोडक्शन में, इस किताब की इंट्रोडक्शन में मतलब एक कविता लिखी है। कविता लिखना तो देखो आप लोगों का काम है, मैं उतना कुछ हो सकता है तुकबंदी लगे आपको, तो उसमें मैंने 3 लोगों को समर्पित की है वो अपनी किताब। पहला अपनी माँ को समर्पित किया है, 2 लाइनों में, 2-3 लाइनों में, और दूसरा अपने फादर को, वो पोएटिक लाइन मैं थोड़ा सुना नहीं पाऊंगा। और तीसरी प्रेरणा बाबा साहेब अम्बेडकर, जो कि हम सब के एक तरह से ग्रैंड पा भी हैं। हम सब के लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी ही नहीं बनाई, इतने सारे ये जो भी अवसर मिल रहे हैं तो उनके संघर्षों से ही मिले, और हमें हमेशा प्रेरित किया, एक शानदार जिंदगी जीना सिखाई, प्रबुद्ध जिंदगी। बाबा साहेब ने हमेशा कहा कि पढ़ो, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, ये उनका एक मंत्र था। ये पढ़ाई का ऐसा मंत्र दे के गए। और मेरे फादर साहब खुद बाबा साहेब से मिले थे, मतलब हमारे मोहल्ले की एक पंचायत गई थी, कभी वो युवा थे मेरे फादर, बच्चे मतलब यंग थे, वो भी उस पंचायत में गए थे। तो बाबा साहब ने यही कहा था अपने बच्चों को पढ़ाओ, मैंने इतना संघर्ष करके कुछ आपको फैसिलिटी दिलवाई है, बच्चों को पढ़ाओ। मेरे फादर वहाँ से ये मंत्र लेके आए थे।
कि बच्चों को पढ़ाना है। और साथ ही एक चीज और लेके आए, देखो जो दलित बच्चों में जो एक बहुत बड़ी ताकत होती है, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेते हैं। कमजोरी है कि भाई हम जो है दलित हैं, ताकत इसको कैसे बनाना है, दलित होना है, दलित है तो ये हमारा कसूर छुड़ाना है। तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस पैदा करो। इस देश का सबसे बड़ा रेडिकल क्लास दलित ही है। इस देश में जितने भी बड़े बदलाव लाए हैं उनमें बहुत बड़ा योगदान हमारा है, दलित युवाओं का, शिक्षित युवाओं का। तो एक ये प्रेरणा भी मिली मेरे फादर को। मेरे फादर जो है बड़े कॉन्फिडेंट थे, बड़ा गर्व करते थे, बड़ी पॉजिटिव पर्सनालिटी थी। 36 बिरादरी में उनको लोग ले जाते थे, बड़े सुलझे हुए आदमी भी थे, प्रॉब्लम जो होती थी ना उनको सेटल कराने के लिए। लेकिन उन्होंने बचपन से बाबा साहब का फोटो भी लगा रखा था अपने घर में। बचपन से बताते थे ये बाबा साहब अम्बेडकर हैं। उनको ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा नहीं पता था, मिले जरूर थे, लेकिन उनके संघर्षों का ज़्यादा विस्तार से नहीं पता था, लेकिन इतना उन्होंने सिखा दिया था। बताते थे बाबा साहब की कहानियाँ, गुरु रविदास की कहानी है, ये सब सुनाते थे। एक चीज़ जरूर बताइए, इन्होंने भारत का संविधान बनाने में योगदान दिया था। ये वाज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉर्मली अम्बेडकर को कहा जाता है, ये श्रेय दिया जाता है। तो एक बार स्कूल में हमारे प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने अचानक हमें बुला लिया, खाली क्लास थी, और पूछ लिया, ये बात भी मैंने लिखी है। कई अच्छे, बहुत सारे अच्छे टीचर भी होते हैं, सारे टीचर द्रोणाचार्य नहीं थे। तो प्रिंसिपल साहब थे, जाट कम्युनिटी से आते थे। उन्होंने कुछ बताया बच्चों को, फिर पूछने लगे, बच्चों ये फोटो लगे हैं, इनके नाम बता सकते हो? औरों के तो नाम बच्चों ने बता दिया हाथ खड़े करके। अम्बेडकर का जब नाम आया, किसी का भी हाथ खड़ा नहीं हुआ सिवाय मेरे। तो उन्होंने पूछा बताओ, मैंने कहा सर ये डॉक्टर अम्बेडकर हैं। उन्होंने कहा शाबाश, क्या किया इन्होंने? मैंने कहा सर इन्होंने भारत का संविधान बनाया था। तो मुझे 2 लड्डू इनाम में दिए प्रिंसिपल साहब ने। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ, फादर साहब ने ये जो कहानी सुनाई अम्बेडकर साहब की, ये मेरे कितने काम आई। उस दिन मैं हवा में उड़ता रहा पूरा दिन, घर आके बताया। तो ऐसे किस्से भी मिलेंगे। तो इसमें पहली चीज है प्रेरणा, दूसरी चीज है आइडेंटिटी। बस मैं पूरी करने जा रहा हूँ अपनी बातें, हालांकि शायद लंबा हो गया है थोड़ा सा, लेकिन बच्चों को मजा भी आ रहा है। तो दूसरी चीज है आइडेंटिटी, पहचान। देखिए दलित के लिए पहचान का बड़ा संकट है। दलित अपने आप को किस पहचान से जोड़े? आजकल ये पहचान का बड़ा मामला आज भी चल रहा है ना, आइडेंटिटी का। भाई गर्व से कहो हम हिंदू हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम तो गर्व से हिंदू भी नहीं कह सकते, क्योंकि वहां भी पहचान लिए जाओगे। दलित हिंदू होने का भी राइट नहीं है, पता है आपको। हम जब हिंदू गर्व से कहते हैं तो वहां कास्ट फिर पूछी जाती है। तो और दूसरा, अपनी कास्ट कैसे बताओ? दलित के साथ देखो, एक जाट बता सकता है गर्व से मैं जाट हूँ, है ना, यादव बता सकता है, ब्राह्मण बता सकता है, ठाकुर बता सकता है, सब बता सकते हैं। हम क्या बताएं? आपको पता है दलित बच्चे अपनी कास्ट छिपाते हैं ना। इसका क्या कारण है? समाज शास्त्रीय कारण है। भाई जात छिपाएंगे तो अपमान झेलना पड़ेगा, जात बताएंगे तो। ये क्राइसिस हमेशा रहता है हमारे सामने, ये हमेशा सवाल रहता है। तो कास्ट की जो आइडेंटिटी है, जो दलित आइडेंटिटी, ये एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता। जो दलित पढ़ जाते हैं उनके बच्चे जो है अपनी कास्ट छिपाते फिरते हैं, वो माँ बाप ही नहीं बताते। लेकिन इसके अलावा कोई आइडेंटिटी नहीं है हमारी। हकीकत तो यही है, हकीकत यही है, यही आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी से बचने के लिए इतने मूवमेंट चलाए हैं हम लोगों ने। देखिए पंजाब हरियाणा पास है, पंजाब में मूवमेंट चलते हैं, आद धर्मी मूवमेंट। दलित अपने आप को आद धर्मी कहते हैं। एक और आइडेंटिटी दी गुरुओं ने, मजहबी। एक आइडेंटिटी गांधी ने दी, हरिजन। कोई भी आइडेंटिटी दे लो, उसका मीनिंग वही हो जाता है ना। हम लोग बेचारे मतलब आइडेंटिटी की तलाश में भाग रहे हैं। कोई मुसलमान बन रहा है, कोई ईसाई बन रहा है। बहुत सारे दलित मुसलमान बन गए, बहुत सारे ईसाई बन गए, क्योंकि जाति पाति पीछे नहीं छोड़ती, वहां भी नहीं छोड़ती। बाबा साहब ने देखा है लगातार दलित कम्युनिटी श्रिंक होती जा रही है। बाबा साहब ने बड़ा सोच समझ के बौद्ध धर्म अपनाया। जानते हो ना, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग कहते हैं भाई हिंदू धर्म के साथ धोखा दिया। धोखा नहीं दिया। बाबा साहब हिंदू धर्म से बहुत प्रेम करते थे। शायद आप लोग इतना ये बात गहराई से नहीं समझ पाओ, वरना 20 साल क्यों लगाए भाई? 1920, ये तो 1935 में कह दिया था उन्होंने। और उसी दिन एक बात और भी कही थी कि भाई मैं हिंदू धर्म में, जिस धर्म में पैदा हुआ उसमें मरूंगा नहीं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ऐसे हो रहे थे। उसी समय गांधी के साथ विवाद भी हुआ था, तो उन्होंने कहा इस धर्म में मरूंगा नहीं। लेकिन एक बात उस दिन कह दी थी, आई विल नाइदर एम्ब्रेस क्रिश्चियनिटी नॉर इस्लाम बिकॉज इट विल डीनेशनलाइज द डिप्रेस्ड क्लासेस। इतनी बड़ी बात है। ये देश प्रेम क्या
और किसको कहोगे आप? वो कहते हैं तो दलित वर्ग को अपने देश से काट देगा, अपने राष्ट्र से काट देगा अगर मैं इस्लाम और ईसाई, देखो मैं इस्लाम और ईसाई धर्म से मैं कोई घृणा नहीं करता, ना बाबा साहब करते, लेकिन इन धर्मों का मूल विदेश में है, भारत में नहीं है। बाबा साहब ने भारतीय मूल का धर्म चुना, बौद्ध धर्म। उन्होंने आखिरी में कहा मैंने वो मार्ग चुना है जिससे हिंदुज़म को बहुत लीस्ट नुकसान हुआ है, कम से कम नुकसान हुआ है। और मैं तो ये कहता हूँ, मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो भारतीय मूल के धर्म है ना, इनके प्रेमाइसिस एक जैसे ही हैं। जैसे इब्राहिमी धर्म होते हैं ना, 3 है इब्राहिमी धर्म, जानते हैं ना, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और यहूदी धर्म, ये इब्राहिमी धर्म है। इनके प्रेमाइसिस ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, है ना। ये सब निराकार गॉड को मानते हैं वगैरह वगैरह, चलो उसमें नहीं जाना चाहता। उसी तरह हिंदू जो भारतीय धर्म है, कौन कौन से, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म से ही निकले हैं वैसे देखो तो, और इसके अलावा सिख धर्म, इनके प्रेमाइसिस एक जैसे हैं। ये सारे कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, सारे अवतारवाद को मानते हैं, सारे किसी न किसी रूप में जाति व्यवस्था को भी मानते ही हैं, लगभग सारे प्रेमाइसिस एक ही हो जाते हैं। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म इसलिए अपनाया, मुझे तो ये लगता है, हालांकि ये अलग मुद्दा है। इस आइडेंटिटी, मैं आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ कि किस आइडेंटिटी की ओर जाए हम, तो बाबा साहब ने, मुझे ये लगता है कि ये जो बौद्ध धर्म था ना, भारत का भी धर्म था और ये खाली पड़ा था। जिस भी धर्म में जाओगे वहां आपको अपर कास्ट, हाई कास्ट मिलेगा, वहां फिर दबाए जाओगे। तो इस धर्म में जाके, बौद्ध धर्म में जाके उन्होंने भारत की संस्कृति की महान सेवा करी है। वो बच्चों, मेरा अपना ये मत है, वैसे हो सकता है कुछ लोग डिसएग्री कर सकते हैं इस बात से, तो लोग सब कोई बात नहीं, बस बात पूरी होने वाली है, कोई बात नहीं, ये पंखा मत चलाओ, तो ये शोर कर रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब सदियों से नहीं, बरसों से पसीने में रहे, तो लाइट भी बंद कर दी आपने, लाइट तो जला दो। बस लास्ट की बात पे आता हूँ, लास्ट की दो बातें हो रही हैं। पहली बात है, इस किताब में, मेरी आत्मकथा में बच्चों, आपका इंटरेस्ट बन गया होगा, अब आप खरीद लोगे ना? हाँ सर, खरीद लेंगे। तो वैसे मैं एक आग्रह कर रहा हूँ, बाकी मर्जी है आपकी। एक चीज और है, मैं क्योंकि इतिहास का विद्यार्थी हूँ, तो इसमें हिस्टोरिकल ढंग से लिखा गया है। देखिए मेरा खुद का मानना है कि आत्मकथाएं है ना, अपनी राम कहानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अपनी कहानी, राम कहानी सुनानी है ना, तो कोई ज़रूरत नहीं है दुनिया को बोर करने की। ऐसी कई कहानियाँ पढ़ी है मैंने, वहाँ जब शिमला में था मैंने बहुत सारी आत्मकथाएं पढ़ी हैं। तो एक मास्टर लिख रहे थे, एक ही कहानी पढ़ रहा, बच्चों जरा गौर करो। एक मास्टर लिख रहे थे कि भाई मैं बड़ा आदमी बन गया, कोई जो है आगे पंडित जी थे कोई, हाँ, तो वो लिख रहे हैं मैं बड़ा आदमी बन गया, उसके बाद मैं इंदिरा गांधी से मिला, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह से मिला, इससे मिले, बट मेक इट एनी सेंस, आप इससे मिले, हमें क्या मतलब है भाई, ये कोई बात है? आप अपनी राम कहानी, तो दलित आत्मकथा राम कहानी नहीं होती। दलित आत्मकथा जो है वो सामाजिक इतिहास होता है। क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, मेरा मानना ये है कि कहानी जब ही लिखो जब आपके पास पूरा कोई इतिहास है बताने के लिए। तो दोस्तों ये जो 30 साल की मेरी जो जिंदगी है बचपन से युवा होने का और सेटल होने का सफ़र है, ये पूरा एक ऐतिहासिक दौर से भी गुजरा है। उस समय ज़माना किस तरह से बदल रहा है, क्या चैलेंजेस। देखो हम लोग जिस ज़माने में पैदा होते हैं, जिस समाज में पैदा होते हैं, उस समाज में ज़्यादातर तो लोग बर्बाद हो जाते हैं। हमारे जैसे लोग ज़्यादातर बर्बाद हो जाते हैं, वो सब दिखेगा इसमें। मैं भी बर्बाद हो जाता, बहुत बार डिरेल होने का खतरा था, बहुत बार पढ़ाई छूटने का खतरा था। आपके सामने मैं लग रहा हूँ ना हैट में और टाई में, है ना, ऐसा हमेशा नहीं था। तो ये तो बाबा साहब ने सिखाया, शानदार जिंदगी जियो, बड़ा कॉन्फिडेंस से, है ना, और पढ़ाई भी करी, खूब मेहनत करी, तो कॉन्फिडेंस तो आएगा। फिर इतने खतरे थे, इतने चैलेंजेस, मैं मजदूरी करता था, कई बार एक्सीडेंट हुए, कई बार तो कई अनुभव है जब मैं मरते मरते बचा। मतलब जिंदगी कितनी बार बर्बाद हो सकती थी, मैं सोच नहीं सकता, कितनी बार खत्म हो सकती थी। मैं अतिशोक्ति की बात हो सकता है लगे आपको, लेकिन है ऐसा। तो एक ये है, इसमें ये पूरा इतिहास दिखेगा 29 सालों का, किस तरह से हरियाणवी समाज बदल रहा है, किस तरह से राजनीतिक चीज़ें हो रही हैं, किस तरह से ये आंदोलन चल रहे हैं, किस तरह से जाट पॉलिटिक्स उभर रही है, किस तरह से एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट चल रहे हैं, किस तरह से पूरा कैंपस का माहौल विशेष हो गया, विषैला हो गया, ये सब दिखेगा आपको। और किस तरह से आप कैंपस में भी चले जाते हो तब भी कुछ नहीं बदलता, विद्वान बन जाते हो तब भी है। तो दूसरी चीज़ है आइडेंटिटी, और एक मैंने इंस्पिरेशन बताया,
और एक चीज़ है आइडियोलॉजी, विचारधारा। देखिए कोई भी समूह है उसको आगे बढ़ने के लिए एक विचार की जरूरत होती है। हालांकि विचारधारा बोले कि बहुत डिबेट है, विचारधारा थोड़ा सा आपको कभी कभी एक अंधे कुएं में भी धकेलती है, गलत विचारधारा। लकीली हम लोगों की विचारधारा जो है ना वो अम्बेडकरवाद बनी। बाबा साहेब हमें इंस्पायर करते हैं, उन्होंने पूरा एक विचार प्रणाली दी है और बड़ी वैज्ञानिक विचार प्रणाली है, बड़ी खुली हुई है, मानवतावादी है, जिसमें फैक्ट्स को पढ़ने की बात बताई है, खुले दृष्टिकोण से पूरे समाज को और पूरी मानवता को जोड़ने की बात हुई। बाबा साहब से जब पूछा गया कि भाई आपके जीवन का मूल मंत्र क्या है, तो उन्होंने एक लाइन में एक बात बताई थी, मेरा मूल मंत्र है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये बीबीसी को उन्होंने मैसेज दिया था। उन्होंने कहा था ये फ्रांस की क्रांति से नहीं आया, उन्होंने कहा ये आया है बौद्ध धर्म से, ये बुद्धिज्म से आया है। देखिए भारत से अपनी जड़ें ढूंढ रहे हैं, अपनी जड़ें, भारत बहुत प्रेम है उनका। मैं ये बाबा साहब का लेक्चर नहीं दे रहा ना, तो काफ़ी बताता मैं, इतना प्रेम है इस कल्चर से, बार बार उभर के आता है। जो लोग अम्बेडकर की को ऐसे देखते हैं ना कि भाई राष्ट्र विरोधी या हिंदू विरोधी, उनको पढ़ना चाहिए अम्बेडकर, उनके हर विचार में दिखेगा। तो ये जो आइडियोलॉजी दी हमें, ये आइडियोलॉजी एक वैज्ञानिक विचार है और ये आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो राष्ट्र की बात जो मैंने शुरू में कह दी थी, इस किताब में आपको एक हरियाणवी अनुभव देखने को मिलेगा, हरियाणवी मुहावरे देखने को मिलेंगे, हरियाणवी शब्दावली, हरियाणवी भाषा। जैसे यूपी की अपनी शब्दावली होती है, यूपी भी कोई ये छोटा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं हैं, है ना। तो हरियाणा, हिंदुस्तान तो ऐसा पोस्ट पोस्ट पे भाषा बदल जाती है ना। तो हरियाणा की खासकर जो मेन भाषा है, जिसको जाटू भाषा या हरियाणवी भाषा कह देते हैं, उसकी शब्दावली, उसकी अनुभव, उसका विजडम और हरियाणवी कल्चर के जो ट्रेड्स हैं, जो मेरे अंदर भी शायद हरियाणवी होने का भी जो है ना मुझे शायद फ़ायदा मिला है, क्योंकि हरियाणवी व्यक्ति ऐसा होता है, उसकी सबसे बड़ा गुण होता है ना, वो होता है उसका डिठोरा मीन्स अकड़, उसका स्वाभिमान कह लीजिए। हरियाणवी व्यक्ति के पास ये इतना कॉन्फिडेंस होता है, उसके पास होता जाता कुछ नहीं, तो कॉन्फिडेंस इतना है कि भाई वो देखो ना, हम लोग मुश्किल से 2% हैं हरियाणा के लोग, पर पूरे देश में छाए हुए हैं। आज हरियाणवी कमेंट्री भी सुनते होंगे आप मैच में, बहुत चीज़ें होती हैं, फिल्मों में भी है। तो ये कॉन्फिडेंस वो डिठोरा मेरे अंदर भी था, अपने आप से प्यार करना, है ना, अपने आप पे गौरव करना। मैंने एक लाइन लिखी है इस किताब में, एक लाइन लिखी है लास्ट में, बताऊं कि जी हाँ, मैं खुद से प्रेम करता हूँ पर नफरत किसी से नहीं करता। तो इसलिए इस नोट के साथ मैं ये बात पूरी करता हूँ, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मिलेगी। थैंक यू। मैं अगेश गंगवार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब आपके कुछ सवाल भी ले सकते हैं। यस बताइए। इधर आ जाए सर। ना यही से करते हैं, कोई नहीं कर लें। हाँ बेटा आगे आओ थोड़ा सा, आपकी आवाज़ की रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। सर मेरा सवाल है। हाँ बोलो भाई। क्या आगे आ जाओ, आगे हो, थोड़ी मेहनत तुम भी करवाओ, दलित तो मेहनती है ही। क्या हो गया? हाँ बेटा पूछो। हाँ पूछिए। हाँ सर मेरा सवाल है सर, हाँ। कि अगर दलित सर इतना मेहनती है तो रिजर्वेशन छोड़ क्यों नहीं रहे? दलित अच्छा, पहला क्या था, पहली लाइन क्या बोली? दलित सर दलित इतना मेहनती है सर, कर्मठ है सर, रिजर्वेशन छोड़ क्यों नहीं रहे? कन्वर्ट वाले कर्मठ है सर, मेहनती है, लेबोरियस है। कह रहा है कि दलित इतने कर्मठ और मेहनती है तो आरक्षण छोड़ क्यों? अच्छा बेटे, ये आरक्षण वाला मुद्दा है, इसमें बहुत डिबेट है वैसे, और आपने भी अपनी एक जनरल सी बात कह दी वैसे। तो रिजर्वेशन क्यों दिया गया है, इसके मैंने वो कारण थोड़े से बताए भी थे। मेरे एक साथी ने पूछा था ना मेरे से कि भाई मेरे को भी आरक्षण मिल जाएगा, अपने बाप को कहना गोद ले लेना, है ना। तो वो उसमें इसका जवाब दिया है। देखिए सुनो मेरी बात, संविधान में, हमारे संविधान में एक ही प्रोविजन है, विशेष अवसर का सिद्धांत उस पर ना। असल में इक्वलिटी का जो सिद्धांत है ना, इक्वलिटी, वो हमारे संविधान में उसको एक अलग लेवल पे देखा गया है, इस पर डिबेट है काफ़ी। इक्वलिटी ये भी होती है जब हम सब लोगों को बराबर के अवसर दे दें, है ना, लेकिन क्या उससे इक्वलिटी आ जाती है? देखिए मैं उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति हैंडीकैप्ट है, मान लिया आप हैंडीकैप्ट होते हैं, पूरा मत मानना, आप हैंडीकैप्ट होते और बाकी लोग ठीक ठाक हों, मैं आपकी दौड़ करा दें, तो बताओ कौन जीतेगा? जरा सोचो, उसकी जगह रख के देखो, हैंडीकैप्ट की जगह। क्यों विशेष अवसर दिए जाते हैं? ये जो दलित हैं और शेड्यूल ट्राइब है खासकर,
ओबीसी में भी बहुत सारा तबका ऐसा है, ओबीसी में कुछ जातियाँ ऐसी भी हैं जो बहुत पावरफुल हैं, लेकिन ये लोग खासकर SC ST ये हिस्टोरिकली हैंडीकैप्ट बना दिए हैं। इतनी सारी समस्याएं हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, हर जगह, मतलब हर लेवल पे भेदभाव। तो फिर आगे बढ़ने के लिए हाँ, तो बेटा संतुष्ट हो ना? हाँ सर, इसी से रिलेटेड हमारा एक प्रश्न है, जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं, वैसे मेरी आत्मकथा पे पूछो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर इस पर देना चाहे तो आप नहीं, दे दिया इसका जवाब तो मैंने। थोड़ा सा कोई इससे आत्मकथा पे कुछ बात करना सर, चाहो? इससे रिलेटेड ये है, जैसे मान लीजिए दलित हैं, आरक्षण मिलना आप कह रहे हैं ठीक है, जो कि वाजिब है सर, जैसे एक बार मिल गया। हाँ हाँ। अब जैसे सर अगर मान अच्छा, मैं समझ लीजिए गया। वो कि दूसरी बार ना मिले, तो मतलब जो और बैकवर्ड में हैं लोग, उनको तो अवसर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया ऐसा बात पूरा प्लान होना कही, चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही। बस ये देखो, आरक्षण से जुड़े हुए 2 ही सवाल दूंगा मैं, और ज़्यादातर मेरी आत्मकथा पे सवाल पूछे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि टॉपिक वो है। देखिए, ये काफ़ी डिबेट है इसको लेके कि भाई दलित वर्ग के लोगों को जो है आरक्षण दूसरी पीढ़ी के लिए, दूसरी पीढ़ी में उसका एंजॉय नहीं करना चाहिए। निजी रूप से मैं भी इसी विचार का हूँ, खुद मैंने अपने बच्चों को आरक्षण के बेनिफिट नहीं दिलाए हैं, और मेरे बच्चे देखिए, प्रोफेसर के बच्चे, वो तो कहाँ छोटी मोटी नौकरियों में जाएंगे, आप सोच सकते हो ना, वो तो प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। तो मेरे बच्चे तो प्राइवेट सेक्टर में गए हैं, वहाँ तो कोई आरक्षण होता ही नहीं। ओके, एक और बात बता दूँ, इन ज़्यादातर जो बच्चे, सुनो, ज़्यादातर जो दलित वर्ग की जो पहली पीढ़ी आगे आई है ना, और जो बड़े अधिकारी हैं, खासकर बड़े अधिकारी और बड़े लोग, वो ऐसा ही करते हैं जैसा मैं कर रहा हूँ। हमारे लोगों में दलित वर्ग के जो इंटेलिजेंसिया है ना, जो हमारा एलीट जिसको आप कहते हो, सो कॉल्ड, उसमें ये धारणा है कि भाई हमें फ़ायदा मिल गया तो हमें ये फ़ायदा समाज के निचले लेवल पे जाने देना चाहिए, इतनी जिम्मेवारी की भावना है। फिर भी एक आर्गूमेंट और भी है, तो दूसरा बता देता हूँ। वो आर्गूमेंट ये है कि भाई खासकर बड़ी नौकरियों की बात करता हूँ, बड़ी नौकरियों में इतना सारा बैकलॉग अभी भी पड़ा है, खाली नौकरियां रह जाती हैं बड़ी पोस्टों पे, और ये डॉक्टर जैसे बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वहाँ पे बच्चे मिल नहीं पाते। तो हमारा दूसरा आर्गूमेंट ये है कि जब तक वो बैकलॉग पूरा नहीं हो जाता ना, तब तक तो कम से कम ये ओपन रखना चाहिए, क्योंकि वो फिर वो लोग जो थोड़े से एडवांस है उन्हीं के बच्चे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, बहुत गरीब बच्चे उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो बड़ी डिबेट है इस पर, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा मत यही है जो आपका मत है। हाँ, कोई और सवाल? चलो कर लो, अरे पूछ लो भाई, है बच्चे, हाँ बच्चे, आगे आओ, आगे, ये सवाल रिकॉर्ड हो जाएगा, इधर आओ आपका चेहरा भी आ जाएगा। हाँ बेटा, अब देखो, साहित्य के विद्यार्थी हो आप सारे, लिटरेचर पे सवाल करना। आगे साहित्य से रिलेटेड सवाल है। जैसे दलित साहित्य को देखा जाए तो एक वर्ग विशेष से जुड़ा जाता है, जनजातीय साहित्य को भी एक वर्ग विशेष से जुड़ा जाता है, स्त्री विमर्श को भी। तो सर, हिंदी साहित्य को हम क्यों नहीं एक वर्ग विशेष से जोड़ सकते हैं? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को मैंने पढ़ा, तो मतलब वो भी ये आरोप लगाते हैं कि हिंदी साहित्य हिंदुओं का साहित्य है। तो सर ऐसा मतलब क्यों नहीं कर सकते? मतलब ऐसे मतलब कौन सा विमर्श जोड़ना है आपको? एक वर्ग विशेष उसमें भी तो मुख्य मतलब धारा की बात करें। किस विमर्श को जोड़ना है ये बताओ। हिंदी साहित्य को सर मतलब हम क्यों नहीं, मतलब देखा जाए तो उसमें सारे विमर्श जुड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, जुड़े हुए हैं। आपके सिलेबस में है ना डॉक्टर साहब? सारे विमर्श। वो सर मेरा सवाल है। ये सवाल आपका है ना, इनसे पूछिए, ये हिंदी का काम ये करते हैं। ओके, ठीक है बेटा। भाई मेरी आत्मकथा पे कोई पर्टिकुलर सवाल है ना? यस, हाँ बेटा। एक कथन है, आप इसकी पुष्टि कर दीजिए, सवाल तो ऐसा नहीं है। आपने कहा कि यूपी में ज़्यादा साहित्यकार है, इसलिए उन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी, दलितों पे लिखी, हाँ। आपने किसी प्रकार से लिखी। हरियाणा में आपने पहले आत्मकथाकार है, दलित आत्मकथाकार, इसके लिए तो मैं आपको बधाई देता हूँ। लेकिन इसका कारण क्या आप ये नहीं देखते कि हरियाणा में या वेस्ट यूपी में कह ले, इतना जातिवाद नहीं है जितना पूर्वी यूपी या बिहार में है। तो इस पे आप क्या कहें? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल। सर वो लड़का भी हरियाणा से ही है। हरियाणा से जी। अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, हाँ इसका सर। कारण वेस्टर्न यूपी में हरियाणा का ही विस्तार है। बॉर्डर। बैठिए।
देखिए आपने सही सवाल किया। असल में इसका कारण ये नहीं है कि जातिवाद कम है। पहली बात तो जातिवाद की डिग्री ही कम होती है। जातिवाद तो हमें भी झेलना पड़ता है। हमारे यहाँ जाट कभी कभी अग्रेसिव हो जाते हैं और पूरे के पूरे गांव कई बार ऐसे सुने होंगे ना, कांड, मिर्चपुर कांड, गोहाना कांड सुने तो होंगे ये। जब मैं कई बार हरियाणा में लेक्चर देता हूँ, मिर्चपुर का जिक्र करता हूँ तो मिर्ची लग जाती है लोगों को। तो पूरे गाँव को जला रहे हैं भाई, दलित बस्तियों को जला रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि जातिवाद का है, थोड़ा डिग्री का फ़र्क है। हाँ, हरियाणा में और नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली जो है ना, कंपैरेटिवली वो कम इसलिए रहा कि वहाँ विदेशियों का और मुस्लिम्स का बहुत ज़्यादा वो रहा है ना, रूल रहा है वहाँ पे। और इसके कारण थोड़ा सा ब्राह्मणवाद हमारे यहाँ कम रहा है ना, जो जातिवाद या ब्राह्मणवाद जो भी कहो। लेकिन एक इसका कारण और भी है, क्यों हम लोग पढ़ नहीं पाते। पढ़ाई में हरियाणा के लोगों का साहित्य में दखल क्यों कम है? बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। हरियाणा वॉज द बैटल फील्ड ऑफ इंडिया। हरियाणा और पंजाब भी, हरियाणा तो खासकर, सारे के सारे जो विदेशी आते हैं सबसे ज़्यादा लड़ाई कहाँ लड़ते हैं बताओ, कहाँ मोर्चा लगाते हैं? हरियाणा में। पानीपत में 3 लड़ाई हुई है, करावड़ी में लड़ाई हुई, करनाल में हुई, हिसार में हुई, रोहतक में हुई, कहीं देख लो, सिरसा में, हिसार में, हर जगह युद्ध होते हैं। मैं इतिहास का विद्यार्थी, मैं बता सकता हूँ। तो ये तो भारत का बैटल फील्ड है। ऐसी जगह पे कहाँ साहित्यकार रहेंगे ये बता दो। साहित्य लिखने के लिए साहित्य कलाएं हमारे यहाँ जो है ना, ट्राइबल भी ज़्यादा नहीं है। लोक साहित्य तो है। सुन तो लो, बात सुना करो। साहित्य जो लिटरेरी स्टाइल में लिखना होता है ना, जैसे आपके यहाँ लिखते हैं, हमारे यहाँ ज्ञान विज्ञान की परंपराएं इसलिए ज़्यादा नहीं रही। यहाँ तो बहादुर लोग रह सकते हैं, बहुत मजबूत था, इसलिए हरियाणवी व्यक्ति होता ना, वो बड़ा अक्खड़ होता है और बड़ा उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ा भयंकर होता है। हर बात में हंसा देते हैं। क्योंकि ऐसे हालत में अगर आपने ये ना हो भाई, आप हरियाणवी व्यक्ति तो ऐसा होता है मरे हुए आदमी पे भी हंस ले। ऐसे चुटकुले हैं। अगर ये नहीं हो ना सेंस ऑफ ह्यूमर, तो हम तो टेंशन में मारे जाते। यहाँ तो हर रोज झेल रहे हैं हम। मतलब बाहर से आते हैं लोग, वो भी यही मोर्चा लगाते हैं। उधर से मराठे आए, वो भी पानीपत में आके लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई भी आ जाए, लड़ना यही है। तो ऐसी ही धरती है ये इसका जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना, वहाँ साहित्य वगैरह का, कलाओं का ज़्यादा विकास नहीं हो पाता। तो शायद ये कारण रहे, ऐतिहासिक पता है। हाँ बेटा, और कोई सवाल? क्या बात, बढ़िया डिस्कशन हो रहा है। तो ठीक है फिर। आप लोगों को अच्छा लगा? एंजॉय किया? तो अब इसको पढ़ोगे ना, खरीद के पढ़ना।